नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल एडवाइज़र पर। दोस्तों, आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा बॉबिन फैब्रिक होता है, तो उसके अंदर बिना फिजिकल फैब्रिक चॉइस के वार्प क्रिम्प कैसे निकालें। दोस्तों, कौन सा फॉर्मूला होता है जिससे आपका वार्प क्रिम्प निकलता है, और दोस्तों यदि हम जो पिक्स पर इंच बढ़ा दें तो वार्प क्रिम्प के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और दोस्तों यदि हम जो वेफ्ट की काउंट है उसको घटा दें या बढ़ा दें तो आपके वार्प क्रिम्प के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम ये टॉपिक डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से भी देख पा रहे हैं, आज के डिस्कशन का टॉपिक है वार्प क्रिम्प कैलकुलेशन इन द बॉबिन फैब्रिक विदाउट स्वॉच। मतलब यदि आपके पास में फिजिकल फैब्रिक स्वॉच नहीं है तो आप अपने कपड़े के अंदर वार्प क्रिम्प कैसे निकालें या कैसे कैलकुलेट करें, कैसे डिटरमिन करें, तो वो सारी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसके पहले कि मैं आपको कैलकुलेशन के बारे में समझाऊं, मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि एक्चुअल में वार्प क्रिम्प होता क्या है। दोस्तों, वार्प क्रिम्प क्या होता है मैं बताता हूं आपको। वार्प क्रिम्प और रिगेन इज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन वार्प लेंथ एंड फैब्रिक लेंथ टू फैब्रिक लेंथ इन द टर्म ऑफ परसेंटेज इज कॉल्ड वार्प रिगेन और वार्प क्रिम्प। तो दोस्तों, जो हमारा कपड़ा होता है, वॉवन फैब्रिक होता है, तो उसमें क्या होता है कि जब हम कपड़ा बनाते हैं, सपोज करिए कि आपको 100 मीटर कपड़ा बनाना है, तो 100 मीटर कपड़े के लिए आप 100 मीटर की वार्प लेंथ नहीं लेते हैं, आप वार्प लेंथ लेते हैं 1 से 10 मीटर की या 1 से 8 मीटर की, जितना कि आपके कपड़े में जो वार्प क्रिम्प होता है उसी के हिसाब से लेंथ ली जाती है। तो जो आपको रिक्वायर्ड वार्प लेंथ है और जो आपकी रिक्वायर्ड फैब्रिक लेंथ है, तो जो वार्प लेंथ और फैब्रिक लेंथ के बीच का जो डिफरेंस होता है, और यदि हम उसमें रिक्वायर्ड फैब्रिक लेंथ का भाग दे दें और उसको परसेंटेज में यदि हम व्यक्त करें, तो उसको बोलते हैं हम वार्प क्रिम्प ऑफ द फैब्रिक। किसी कपड़े का वार्प क्रिम्प निकालेंगे, दोस्तों देखिए यहाँ पे ये वेफ्ट की डायरेक्शन है, ये वार्प की डायरेक्शन है। तो अब आपको वार्प क्रिम्प निकालना है तो क्या करेंगे, आप साइड से एक धागा निकाल लेंगे। ये पूरा यहाँ से देखिए, ये यहाँ से शुरू हो रहा कपड़ा, यहाँ तक खत्म हो रहा। तो यहाँ पे आपने क्या करा, आपने पहले तो आपने फैब्रिक की लेंथ निकाल ली, और फैब्रिक की लेंथ निकाल के फिर आपने यहाँ से एक धागा निकाल लिया। वो धागा हमने यहाँ पे जो साइड में रखा हुआ है, वो साइड में रख के इसको हमने क्या किया, फिंगर की सहायता से स्ट्रेटन कर दिया, मतलब सीधा कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इसका जो क्रिम्प था इसमें वो एलिमिनेट हो गया, रिमूव हो गया। इसके बाद हमने इसको मेजरिंग स्केल से नाप लिया है। तो दोस्तों, इसके बाद हम क्या करते हैं, इफ वी हैव द फैब्रिक स्वॉच वी कैन डिटरमिन द वार्प क्रिम्प बाई यूजिंग बिलो फॉर्मूला। दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर दोनों चीज़ें प्राप्त कर ली हैं। हमने फैब्रिक लेंथ भी प्राप्त कर ली और हमने स्ट्रेटन यार्न लेंथ भी प्राप्त कर ली है। तो ये जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है आपका वार्प रिगेन परसेंटेज इज इक्वल टू स्ट्रेटन वार्प लेंथ माइनस फैब्रिक स्वॉच लेंथ डिवाइडेड बाई फैब्रिक स्वॉच लेंथ इंटू 100। तो दोस्तों, इसमें देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें मिल रही हैं आपको। यहाँ पे आपको स्वॉच लेंथ भी मिल रही है और आपको स्ट्रेटन वार्प लेंथ भी मिल रही है। दोनों वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो आपका वार्प रिगेन या वार्प क्रिम्प आ जाएगा दोस्तों। तो ये तो होता है कि जब आपके पास में कोई फिजिकल फैब्रिक स्वॉच अवेलेबल है। और दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं आपको, दिस प्रैक्टिस इज यूजफुल एंड गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट्स इफ यू हैव फिजिकल फैब्रिक स्वॉच। दोस्तों, ये जो ऊपर मैंने तरीका बताया है ये बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देता है, बट आपके पास में फैब्रिक स्वॉच होना जरूरी होता है। इफ यू डोंट हैव फैब्रिक स्वॉच हाउ विल यू डिटरमिन द वार्प क्रिम्प। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि यदि आपके पास में फैब्रिक स्वॉच नहीं है, फिजिकल फैब्रिक स्वॉच नहीं है, तो आप वार्प क्रिम्प कैसे डिटरमिन करेंगे। आई एम डिस्कसिंग विद यू द प्रोसीजर विद एग्जाम्पल्स एंड फॉर्मूलाज। दोस्तों, नीचे हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, और फॉर्मूला भी बताएंगे जिससे आप इजीली किसी भी कपड़े का जो वार्प क्रिम्प है वो निकाल पाएंगे। यू कैन
इजीली कैलकुलेट द बार्क क्रिम्प इन द फैब्रिक विदाउट फिजिकल फैब्रिक स्वैच। दोस्तों जो प्रोसीजर मैं नीचे बता रहा हूँ, जिससे आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, बिना फैब्रिक स्वैच के बार्क क्रिम्प को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे द 3 फैब्रिक कंस्ट्रक्शंस आर गिवन बिलो। दोस्तों नीचे हमने 3 कंस्ट्रक्शंस लिए हैं कपड़े के, तो उसमें मैं आपको कुछ दिखाता हूँ पहले, फिर मैं दोबारा से क्लैरिफाई करूँगा आपको। ये देखिए फैब्रिक नंबर 1 है, इसमें क्या है, EPI 40 है, PPI 36 है, बार्क काउंट 10 सिंगल है, न्यू इंग्लिश काउंट में है, वेफ्ट काउंट 10 सिंगल है, न्यू इंग्लिश काउंट में है। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए आप, मैंने कपड़े का ये साइड व्यू दिखाया आपको। तो दूसरा फैब्रिक है आपका फैब्रिक नंबर 2, उसके EPI 40 हैं, PPI 40 हैं, बार्क काउंट 10 सिंगल, वेफ्ट काउंट 10 सिंगल। तो ये जो फैब्रिक नंबर 2 है, इसका भी हमने आपको साइड व्यू दिखाया है। अब दोस्तों नीचे देखिए तीसरा फैब्रिक भी लिया हमने एक, तो उसमें क्या है, EPI 40 है और PPI 36 है, बार्क काउंट 10 सिंगल है और वेफ्ट काउंट है आपका 12 सिंगल। और इस कपड़े का भी हमने यहाँ पे साइड व्यू दिखाया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो रेड कलर है ये बार्क का धागा है तीनों में, और ये जो ब्लैक कलर के जो स्पॉट आ रही है ये वेफ्ट यार्न है। ये जो हमने बिंदु की सहायता से या सर्कल की सहायता से दिखाए हुए हैं, ये आपके हैं वेफ्ट के यार्न। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे वी हैव टेकन 3 फैब्रिक कंस्ट्रक्शंस। हमने ऊपर भी बता दिया आपको कि मैंने 3 कंस्ट्रक्शन लिए हैं फैब्रिक के डिफरेंट। द साइड व्यू ऑफ ईच फैब्रिक इज इलस्ट्रेटेड इन द पिक्चर। और ये भी बता दिया कि पिक्चर में जो व्यू दिखाए गए हैं वो साइड व्यू हैं फैब्रिक के। यू कंपेयर फैब्रिक 1 एंड 2। दोस्तों अब आप जब फैब्रिक 1 को फैब्रिक 2 से कंपेयर करते हैं, उनके कंस्ट्रक्शन को आपस में कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या समानता है और क्या क्या असमानता है। यू फाइंड डिफरेंस। दोस्तों आपको डिफरेंस नज़र आता है। क्या डिफरेंस नज़र आता है दोस्तों? यार्न काउंट फॉर बोथ फैब्रिक्स आर सिमिलर। दोस्तों दोनों फैब्रिक हैं, जो फैब्रिक नंबर 1 और फैब्रिक नंबर 2, उनके लिए आपके यार्न काउंट सिमिलर हैं। EPI ऑफ बोथ फैब्रिक्स आर सेम। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, फैब्रिक 1 और फैब्रिक 2 में जो EPI है वो भी सेम है दोनों कपड़ों के लिए। देयर इज ओनली डिफरेंस बिटवीन PPI ऑफ द फैब्रिक्स। दोस्तों डिफरेंस क्या है कि आपके कपड़े में सिर्फ जो पिक्स पर इंच है दोनों कपड़े में वो अलग अलग हैं। दोस्तों देखिए क्या अलग अलग है, देखिए यहाँ पे ये आपका फैब्रिक नंबर 1 है, यहाँ पे PPI है आपका देखिए 36 है 36, और दोस्तों फैब्रिक नंबर 2 में देखिए आपका PPI है 40। तो दोस्तों देखिए इसके आगे, तो द इंक्रीज्ड PPI रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन बार्क क्रिम्प इन फैब्रिक 2। दोस्तों अब देखिए दोस्तों, चूंकि हमारे फैब्रिक नंबर 2 में क्या हुआ कि पिक्स पर इंच बढ़ रहे हैं, तो जैसे ही आपके पिक्स पर इंच बढ़ते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके कपड़े में बार्क क्रिम्प बढ़ जाता है। दोस्तों इसको हम पूरे कैलकुलेशन के माध्यम से आपको प्रूव करके भी दिखाएंगे, बट आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आपको पूरा समझ में आएगा। यू कैन सी क्लियरली इन अबव पिक्चर। दोस्तों अब आप ऊपर दिए गए पिक्चर में इजीली देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं कि हाँ फैब्रिक नंबर 2 के अंदर जो बार्क क्रिम्प है वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपने पिक्स पर इंच बढ़ा दिए हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये आपका है फैब्रिक नंबर 1 है और ये फैब्रिक नंबर 2 है। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए जब आपने पिक्स बढ़ाए, यहाँ पे देखिए पिक टू पिक गैप है, ये आपका ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। तो इसमें क्यों कम है कि इसमें पिक्स पर इंच बढ़ गए। तो दोस्तों देखिए जो आपका क्रिम्प होता है वो क्या होता है, ये इस तरीके से ये आपके वेफ्ट यार्न के ऊपर से जब जाता है धागा तो यही क्रिम्प के रूप में परिवर्तित होता है, तो यही सिकुड़ जाता है आपका धागा। तो यहाँ पे अब क्या है कि ये दूर दूर था, ये आपके पिक दूर दूर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12 और 1 13। तो दोस्तों यहाँ पे तो थे आपके 11 पिक और यहाँ पे हो गए इतनी डिस्टेंस में 13 पिक। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपके जो घेरे बन रहे हैं रेड वाले ये 13 घेरे हो गए, सर्कल हो गए। तो इससे क्या होगा कि आपके कपड़े में जो बार्क का क्रिम्प होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने दिखाया भी हुआ है बार्क क्रिम्प
इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन पीपीआई, मतलब पीपीआई बढ़ने से आपके जो बार क्रैम्प है उसमें जो इंक्रीज हुआ है, जो बढ़ा है, वो मैंने आपको दिखाया हुआ है। अब दोस्तों आगे देखते हैं। व्हेन द पीपीआई ऑफ द फैब्रिक गेट्स इंक्रीज्ड, जब आपके पिक्स पर इंच बढ़ते हैं, द पिक टू पिक स्पेसिंग गेट्स रिड्यूस्ड। दोस्तों क्या होता है कि जब आपके पिक्स पर इंच बढ़ते हैं तो आपके पिक टू पिक जो गैप होता है वो घट जाता है। दस द वार्प क्रिम्प इन द फैब्रिक इज इंक्रीज्ड। दोस्तों यही कारण होता है कि जो हमारा पिक टू पिक गैप घटता है उसके कारण आपके कपड़े में वार्प क्रिम्प बढ़ जाता है। दोस्तों अब हम कंपेयर करते हैं फैब्रिक नंबर 1 को फैब्रिक नंबर 3 से। नाउ वी कंपेयर फैब्रिक 1 एंड फैब्रिक 3। द ईपीआई एंड पीपीआई ऑफ बोथ फैब्रिक्स आर आइडेंटिकल। दोस्तों फैब्रिक नंबर 1 और फैब्रिक नंबर 3 के अंदर जो एंड्स पर इंच, पिक्स पर इंच हैं वो सेम है। द वार्प काउंट ऑफ बोथ द फैब्रिक्स आर आल्सो सेम। दोस्तों अब इसमें क्या है कि दोनों कपड़ों के वार्प काउंट भी सेम है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन वेफ्ट काउंट ऑफ टू फैब्रिक्स। इन फैब्रिक 3 वी हैव यूज्ड 12 सिंगल इन प्लेस ऑफ 10 सिंगल वेफ्ट यार्न। दोस्तों हमने क्या किया है कि जो हमारा फैब्रिक नंबर 1 था उसमें जो वेफ्ट में हमने धागा यूज किया वो था 10 सिंगल का, और हमने जो फैब्रिक नंबर 3 में धागा यूज किया है वो किया है 12 सिंगल का। तो दोस्तों यू कैन सी इन इलस्ट्रेटेड पिक्चर हाउ द वेफ्ट काउंट अफेक्ट द वार्प क्रिम्प। अब दोस्तों आप जो हमने ऊपर इलस्ट्रेशन दिखाया हुआ है साइड व्यू के माध्यम से उसमें जाके देख सकते हो कि किस तरीके से आपका जो वेफ्ट काउंट होता है आपके कपड़े में वार्प क्रिम्प को अफेक्ट करता है। दोस्तों जैसा कि आप भी जानते हैं 12 इज फाइनर देन 10 सिंगल यार्न। यू कैन सी क्लियरली हाउ द डिक्रीज इन वेफ्ट डायमीटर रिड्यूसेस द वार्प क्रिम्प। दोस्तों अब आपने क्या करा कि फैब्रिक नंबर 3 में 10 काउंट की जगह पर 12 काउंट का धागा यूज कर लिया, तो दोस्तों क्या होगा कि आपके वेफ्ट का जो डायमीटर था वो रिड्यूस हो गया। तो जो डायमीटर रिड्यूस होता है तो उससे आपके कपड़े में वार्प क्रिम्प घट जाती है। अब दोस्तों हम नीचे आपको कैलकुलेशन दे रहे हैं, तीनों एग्जाम्पल के हमने कैलकुलेशन दिए हैं और आप इजीली समझ पाएंगे। तो दोस्तों इसके पहले मैं ये जो हमने बताया था आपको कि काउंट बढ़ने से कैसे क्रिम्प घट जाता है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये तो आपका पहला वाला पिक्चर है। तो जो पहले वाले पिक्चर में क्या हो रहा था, ये फैब्रिक नंबर 1 है, इसमें देखो ये जो यार्न है वेफ्ट का इसका डाया ज़्यादा है, तो इससे ये वाला जो सर्कल बनेगा यूं करके इसकी पेरीमीटर ज़्यादा होगी। और दोस्तों यहाँ पे देखिए अब चूंकि आपका ये जो धागा है ये वेफ्ट का धागा क्या हो गया, ये फाइन हो गया है। तो फाइन होने से इसकी जो यहाँ पे बनेगी जो पेरीमीटर होगी आपकी, ये इस तरीके से जा रहा है, या जो लूप बनेंगे वो कम डाय के बनेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो आपका वार्प क्रिम्प है वो घट जाता है। अब दोस्तों चलते हैं कैलकुलेशन की ओर, मैं समझाता हूँ आपको कि आप वार्प क्रिम्प कैसे निकालेंगे किसी भी कपड़े का। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिए जिससे कि आपको सारी कैलकुलेशन के बारे में पता चलेगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हम 3 एग्जाम्पल ले रहे हैं, 3 कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, तो तीनों को हम अलग अलग कैलकुलेट करके दिखाएंगे, वार्प क्रिम्प निकाल के दिखाएंगे और फिर हम उनको कंपेयर भी करेंगे। जो हमने ऊपर बताया है कि वार्प काउंट फाइन होने से आपका क्रिम्प घट जाता है और पिक्स पर इंच बढ़ने से आपका क्रिम्प बढ़ जाता है वार्प का, तो यहाँ पे आपके जो रिजल्ट आएंगे उनमें आपको क्लियर पता चलेगा। तो दोस्तों देखिए हम पहले ले रहे हैं फैब्रिक नंबर 1, फैब्रिक 1 वार्प क्रिम्प कैलकुलेशन। दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, वार्प क्रिम्प C = 9 इंटू डी वेफ्ट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 P वेफ्ट स्क्वायर इंटू 100। दोस्तों इससे जो आपका क्रिम्प है वो परसेंटेज में आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों ये जो डी वेफ्ट क्या है और पी वेफ्ट क्या है। तो डी वेफ्ट का मतलब है यहाँ पे वेफ्ट यार्न डायमीटर इन इंचेस, और दोस्तों पी वेफ्ट क्या है, पी वेफ्ट का मतलब है आपका स्पेसिंग, मतलब पिक टू पिक जो स्पेस होता है वो है, ये भी इंच में है।
तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए आप, नाउ वी कैलकुलेट वेफ्ट यार्न डायमीटर एंड वेफ्ट स्पेसिंग फॉर दिस फैब्रिक। ये जो आपका फैब्रिक नंबर 1 है, हम इसके लिए वेफ्ट यार्न का डायमीटर कैलकुलेट करेंगे और हम जो पिक टू पिक स्पेसिंग है उसको कैलकुलेट करेंगे, मतलब डी वेफ्ट कैलकुलेट करेंगे और पी वेफ्ट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम वेफ्ट यार्न का डायमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो डी वेफ्ट इज इक्वल टू, तो हम पहले भी जानते हैं कि यदि हमारा धागे का काउंट न्यू इंग्लिश काउंट में है और हमने न्यू इंग्लिश काउंट लिया हुआ है, ऊपर हमने कंस्ट्रक्शन में भी दिखाया हुआ है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे सीधा कि डी इज इक्वल टू 1/28 अंडर रूट एनी, एनी का मतलब काउंट। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे डी वेफ्ट इज इक्वल टू 1/28 अंडर रूट काउंट, और ये लेंगे हम किसकी, वेफ्ट यार्न की लेंगे यहाँ पे। तो इज इक्वल टू 1/28 अंडर रूट 10। तो दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे आएगा आपका 0.01129 इंचेस। अब दोस्तों हमें यहाँ पे वेफ्ट यार्न का डायमीटर प्राप्त हो गया फैब्रिक 1 का। तो इसके बाद अब हम फैब्रिक 1 में पिक टू पिक स्पेसिंग मतलब पी वेफ्ट कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, पी वेफ्ट इज इक्वल टू 1/PPI। तो दोस्तों जब हम 1/PPI करते हैं तो 1/36, दोस्तों 36 कहाँ से आया, ये आपके फैब्रिक 1 में पिक्स पर इंच है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाता है 0.02777 इंचेस। दोस्तों अब हमें दोनों डेटा मिल गए हैं, हमें सिर्फ यही दोनों डेटा चाहिए थे। यहाँ पे देखिए डी वेफ्ट और पी वेफ्ट चाहिए था। अब हम ये जो ऊपर फॉर्मूला था ये वाला, इसके अंदर हम दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए बार क्रम सी इज इक्वल टू 9 इंटू 0.01129 इंटू 0.01129। दोस्तों हमने 2 बार क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर है तो हमने इसको डायरेक्ट रख दिया है, हमने 2 स्टेप को 1 स्टेप में कन्वर्ट किया है। अब नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको पी वेफ्ट के स्क्वायर का भाग देना है, तो हमने यहाँ पे पी वेफ्ट के स्क्वायर का भाग दे दिया। यहाँ पे देखिए दोस्तों 0.02777 इंटू 0.02777 और ये 16 का भी भाग है यहाँ पे, क्योंकि ये फॉर्मूले में हमारा। तो जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका जो बार क्रिम्प है वो निकल के आ जाएगा फैब्रिक 1 के लिए। तो वो कितना आता है दोस्तों, वो आता है 09.29%। तो दोस्तों अब हमारा फैब्रिक 1 का बार क्रिम्प निकल के आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं फैब्रिक 2 का बार क्रिम्प कैलकुलेशन। देखिए दोस्तों यहाँ पे डी वेफ्ट इज इक्वल टू 0.01129 इंचेज। दोस्तों अब ये जो डी वेफ्ट है वो सेम एज फैब्रिक 1 है। वो क्यों है मैं बता देता हूं आपको। ये जो हमारा फैब्रिक 2 है उसके अंदर जो वेफ्ट काउंट है और जो हमारा फैब्रिक 1 है उसके अंदर जो वेफ्ट काउंट है वो यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए वेफ्ट काउंट 10 नंबर का चला हुआ है और यहाँ पे भी आपका वेफ्ट काउंट 10 नंबर का चला हुआ है। तो इसका मतलब जो डाया हमारा फैब्रिक 1 के लिए आया था वेफ्ट का, वही आपका फैब्रिक 2 के लिए भी वेफ्ट का डाया सेम आएगा। तो हमने सेम वैल्यू यहाँ पे जो पहले ही निकाल चुके हैं हम उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया है। देखिए दोस्तों ये हमने प्लेस कर दिया, ये रख दिया यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों चूंकि हमारे पिक्स पर इंच फैब्रिक नंबर 2 में बदल गए हैं, पहले कितने थे, फैब्रिक नंबर 1 में 36 थे और फैब्रिक नंबर 2 में हो गए 40। तो यहाँ पे हम पी वेफ्ट या पिक टू पिक स्पेसिंग निकाल रहे हैं, वो होगी आपकी 1/PPI इज इक्वल टू 1/40 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी आपकी 0.025 इंचेस। दोस्तों ये आपकी आ गई पी वेफ्ट। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू हैं, ये डी वेफ्ट और पी वेफ्ट को हम रख देंगे फॉर्मूले में। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूले में रख दिया है दोस्तों। ये देखिए 9 इंटू 0.01129 इंटू 0.01129 अपॉन 16 इंटू 0.025 इंटू 0.025 इंटू 100। तो जब हम इसको
सॉल्व करेंगे तो दोस्तों वो निकल के आता है आपका 11.47%, मतलब आपका बार क्रिम्प फैब्रिक 2 इज इक्वल टू 11.46% निकल के आ गया। अब दोस्तों हम करते हैं फैब्रिक 3 का बार क्रिम्प कैलकुलेट। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे पी बेफ्ट इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे कि 0.02777 इंचेज सेम एज फैब्रिक 1। दोस्तों जो हमारा स्पेसिंग है, वेफ्ट का स्पेसिंग है, वो सेम है फैब्रिक 1 के। वो क्यों है? क्योंकि हमारे फैब्रिक 1 और फैब्रिक 3 के अंदर जो पिक्स पर इंच हैं वो आपके इक्वल हैं। देखिए यहाँ पे फैब्रिक 1 के अंदर जो पीपीआई हैं 36 हैं और आपके फैब्रिक 3 के अंदर भी जो पीपीआई हैं वो 36 हैं। तो इसलिए जो हमारी वेफ्ट की स्पेसिंग आएगी सेम आएगी आपकी फैब्रिक नंबर 3 की। यहाँ पे देखिए पी वेफ्ट इज इक्वल टू 0.02777 इंचेज सेम एज फैब्रिक 1, हमने आपको दिखा दिया ऊपर से। और दोस्तों इसका जो डी वेफ्ट आएगा, मतलब वेफ्ट यार्न का डायमीटर आएगा, तो वो कितना होगा 1/28 अंडर रूट 12 इज इक्वल टू 0.01032 इंचेज। तो दोस्तों अब हमें दोनों डेटा मिल गए, पी वेफ्ट भी मिल गया और डी वेफ्ट भी मिल गया। अब हम इसको फॉर्मूले में रख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने दोनों वैल्यू रखी है फॉर्मूले में। देखिए 9 इंटू ये हमने रख दिया आपका डी वेफ्ट, तो डी वेफ्ट कितना हो गया 0.01032 इंटू 0.01032 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 0.02777 इंटू 0.02777 इंटू 100। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपका निकल के आता है 7.76%। तो दोस्तों अब हमें फैब्रिक 1, फैब्रिक 2 और फैब्रिक 3 के जो बार क्रिम्प थे वो निकल के आ गए हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा जो फैब्रिक 1 था उसका बार क्रिम्प कितना था, वो था आपका 9.29% था। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरे में देखिए वो कितना आया आपका 11.47%। तो दोस्तों क्यों बढ़ गया? ये हमारा जो फैब्रिक 1 था और फैब्रिक 2 था तो इसके अंदर सारी चीज़ें सेम थी सिवाय आपके पिक्स पर इंच के। तो जैसे ही आपने पिक्स पर इंच ये देखो दोस्तों बढ़ाए हैं तो आपका जो क्रिम्प था तुरंत के तुरंत बढ़ गया। यहाँ पे देखिए तो सीधा सा मतलब है, यदि आप किसी भी कपड़े में काउंट को, बार काउंट, वेफ्ट काउंट को सेम भी रखते हैं बट उसमें पिक्स पर इंच बढ़ाते हैं तो आपका जो बार क्रिम्प है वो बढ़ जाता है। और दोस्तों अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, तीसरे फैब्रिक में क्या किया है, जो हमारा फैब्रिक 1 है और फैब्रिक 3 है उसमें सिर्फ एक ही अंतर था कि हमने वहाँ पे वेफ्ट काउंट 10 सिंगल की जगह पे 12 सिंगल ले लिया। तो 12 सिंगल लेने से क्या हुआ कि आपका जो क्रिम्प है रह गया 7.76%, जबकि आपके पहले फैब्रिक 1 में जो क्रिम्प था वो था 9.29%। तो दोस्तों सीधा सा दिख रहा है आपको कि जैसे ही आपने काउंट को फाइन किया है तो आपका क्रिम्प है वो घट गया है। तो दोस्तों इससे दो रिजल्ट निकलते हैं कि यदि आप किसी कपड़े में जो पिक्स पर इंच बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि आपका बार क्रिम्प बढ़ता जाता है, और यदि आप किसी कपड़े में जो यार्न काउंट को फाइन करेंगे तो क्रिम्प घटेगा, और यार्न काउंट को कोर्स करेंगे तो आपका बार क्रिम्प बढ़ता जाएगा। इन दीज कैलकुलेशंस देयर में बी लिटिल बिट डेविएशन। दोस्तों ये जो हमने ऊपर कैलकुलेशन आपको समझाए हैं तो इनमें डेविएशन भी आ सकता है। वो क्यों आता है दोस्तों? द बीम टेंशन ड्यूरिंग वीविंग आल्सो अफेक्ट द बार क्रिम्प इन द फैब्रिक। दोस्तों डिफरेंट टेक्नोलॉजी की मशीन पर डिफरेंट जो बीम टेंशन होते हैं, बार टेंशन होते हैं वो चलते हैं। द फैब्रिक वोवन ऑन शटरलेस लूम हैज लेस बार क्रिम्प देन फैब्रिक वोवन ऑन पावर लूम। दोस्तों यदि आप कपड़े को शटरलेस पे बना रहे हो तो उसमें थोड़ा सा कम क्रिम्प होता है, थोड़ा सा हल्का सा, और आप यदि उसी कपड़े को सेम कंस्ट्रक्शन को पावर लूम पे बना रहे होते हो तो उसमें आपका जो बार क्रिम्प होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यदि आप सेम कंस्ट्रक्शन को हैंडलूम में बनाओगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा होगा। तो दोस्तों ये जो हमने आपको बताया है कैलकुलेशन, यदि आप में कोई फैब्रिक स्वेच नहीं है और कॉस्टिंग कर रहे हो या यार्न की कंजम्पशन निकाल रहे हो तो इसमें आप लिटिल बिट थोड़ा सा प्लस करके चलेंगे तो आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 या 1.5% आप हमेशा ज़्यादा लेके चलेंगे
तो आपको कहीं पर भी लॉस होने की संभावना होगी, वो खत्म हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि जो टॉपिक मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है वो आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों देख के बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं। और दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। धन्यवाद।